नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और नई स्ट्रैटेजीज बनाने में। अगर आप जानना चाहते हैं कैसा आपका पोर्टफोलियो है, कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करें, तो आप सभी क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #askawaz yourmoney लिखकर अपना सवाल हमें लिख दीजिए। तो ये तो रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी फ्रंट के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गैंग मौजूद हैं। मोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले समझना चाहेंगे कि एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की जब वो पोर्टफोलियो क्रिएट करें। और जब हम आइडियल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करें तो किन बातों का ख्याल रखें, अगर पोर्टफोलियो बना भी लिया है तो कितने टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करें, अगर कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में नुकसान दे रहा है तो क्या रणनीति रखें, कुछ चेंजेस करें या स्टिक करें। तो ये काफी सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती हैं, आपके मुनाफे पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो मोहित से वही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी आप बनाएं, फिर चाहे वो पोर्टफोलियो होल्डिंग की स्ट्रैटेजी हो या एग्जिट की स्ट्रैटेजी ही क्यों ना हो। बताइए मोहित। जी दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जब भी आप निवेश की जर्नी पर अपनी शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहली बात कि क्या आपने अपने लक्ष्य पूरी तरह से अंकित किए हैं, उन्हें साध लिया है कि हाँ, मुझे इतनी रकम चाहिए, इतने सालों में चाहिए। और उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं अपनी कैपिटल के साथ में। देखिए, हर व्यक्ति अलग होता है, सबकी रिस्क लेने की क्षमता जो होती है वो बहुत अलग होती है, सबकी जो कैपिटल होती है वो अलग होती है, सबकी लायबिलिटीज अलग होती है। तो आपको इन सबको एक तरह से आंकना पड़ेगा कि क्या आपकी ज़रूरतें हैं और कितने समय का आपके पास में गोल है। जब आपने ये सब कर लिया है और आपने एक डिसाइड कर लिया है कि मुझे इतना पैसा लगाना है, तब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अब इस पैसे को निवेश कैसे किया जाए। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है दीपाली जी, देखिए, सबसे पहले तो निवेशकों को अपने पैसे को 2 हिस्सों में बाँट देना चाहिए। एक होता है टैक्टिकल एलोकेशन, दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक वो हो गया जो कि बहुत लंबी अवधि के लिए आपने अपनी कोर ज़रूरतों के लिए किया है, वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का पोर्टफोलियो है। टैक्टिकल एलोकेशन वो हो गया जो आप शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल, 1 साल, 5 साल, कुछ छोटे लक्ष्यों के लिए, छोटे गोल के लिए या फिर मार्केट साइकिल के लिए, मार्केट साइकिल के उतार-चढ़ाव का फ़ायदा लेने के लिए आप खेल रहे हो। तो सबसे पहले तो आप इन 2 को अलग कर लीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत का भी जो आपका हिस्सा है, सपोज़ आपको ₹100 से शुरुआत करनी है, तो इसे आप 2 हिस्सों में बाँटिए। सबसे पहला कि आपको ये देखना है कि ये जो ₹100 आपके हैं, उसमें से अभी एक रकम कितनी है मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। तो वो रकम हो सकती है 10 से 20% के आसपास। आप उतना पैसा लमसम यानी एकमुश्त मार्केट में जो भी स्कीम या जो भी पोर्टफोलियो आपने डिसाइड किया है, उसमें जिस एलोकेशन में आपने निर्धारित किया है, उसमें आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी जो बचे हुए ₹80 हैं या ₹70 हैं, उसे आप एसटीपी के माध्यम से यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के माध्यम से अगले 6 से 12 महीने के बीच में आप मार्केट में डालिए। तो वो करने की जो प्रक्रिया होती है, आप पहले उन्हीं स्कीम का चुनाव करिए। जैसे आप मान लीजिए किसी एक इक्विटी फंड में निवेश करना चाहते हैं, मान लीजिए प्रू आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड। आप उसी का लिक्विड फंड का चुनाव करिए और उस लिक्विड फंड में पैसे डाल दीजिए और वहां से ऑटोमैटिक एक ट्रांसफर प्लान सेटअप करिए कि हर महीने आपके पैसे जो है वो लिक्विड फंड से निकलकर इक्विटी में जाते रहेंगे। इस प्रक्रिया को करने के 2 फायदे होते हैं। एक, अगर आप एक साथ अपनी बड़ी रकम के साथ में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आपके रिस्क को थोड़ा-सा स्टैगर कर देता है, वोलैटिलिटी को थोड़ा कम कर देता है। आप धीरे-धीरे कर मार्केट में निवेश करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो उससे जो है मार्केट की वोलैटिलिटी थोड़ी-सी एवरेज आउट हो जाती है और ये एक तरह से आपको थोड़ा-सा संतुलित तरीके से मार्केट में एंट्री देता है। दूसरा, इससे आप ऑब्वियसली कभी भी बहुत बड़ी रकम अगर एक साथ लगाना चाहते हैं, तो उसे आपको मार्केट में थोड़ा-सा एंट्री करने में सहूलियत होती है, क्योंकि मार्केट तो कभी भी उतार-चढ़ाव आप मार्केट में देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का लेवल अभी बहुत ऊपर है, स्तर बहुत ऊपर है, वोलैटिलिटी ज़्यादा है, तो आप रुकने की बजाय, कभी भी आप अपनी प्रक्रिया को रोके नहीं, रुकने की बजाय आप एसटीपी का सहारा लीजिए। ये तो हो गया पहला। दूसरी बात, आप एसटीपी करने के बाद
आप एक ऐसी रकम निर्धारित करिए जो आप हर महीने एसआईपी के जरिए अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। तो वो रकम कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी मासिक आय है, आप उसका एक हिस्सा डिटरमिन करिए कि अगर मैं 100 रुपए हर महीने कमा रहा हूँ, तो यहाँ से 20 रुपए या 40 रुपए जितने भी हैं, वो कट कर हर महीने बाजार में निवेश होंगे। ये 4 मेरी स्कीम्स है, इसके अंदर में सिस्टमैटिक तरीके से जाएंगे। तो एक हो गया लमसम निवेश, जिसको आपने एसटीपी के जरिए मार्केट में डाला। दूसरा होगा आपके मासिक आय का एक हिस्सा, जो कि एसआईपी के जरिए मार्केट में जाएगा। तो आप मार्केट में इन 2 तरीकों से एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो जो है, जो शुरुआती पोर्टफोलियो, उसे बनाइए। मैं हमेशा ये नहीं कहता कि हमेशा आपको एसटीपी ही करना है। कभी-कभी मार्केट के कंडीशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको एसटीपी की बजाय लमसम ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर मार्केट बहुत गिर चुका है, लेवल्स बहुत अच्छे हैं और आप में रिस्क लेने की उतनी क्षमता है, तो हो सकता है कि एकमुश्त निवेश भी बहुत फ़ायदा पहुँचाए। तो वो आप अपने सलाहकार से बातचीत कर कर ही करिएगा। तो ये तो हो गया निवेश के टाइम एंट्री की स्ट्रैटेजी। अब आपको एग्ज़िट और रिव्यू कैसे करना है? हर 6 महीने में आप कभी भी प्लीज़ जल्दबाज़ी कर कर 1, 2, 3 महीने में अपने पोर्टफोलियो को आँकिए मत। कभी भी मत देखिए कि क्या कम-ज़्यादा हो रहा है और क्या आगे-पीछे करना है। इनफैक्ट 6 महीना भी बहुत छोटी-सी पीरियड है। वहाँ पर भी आपको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव नहीं करना है, बट आपको ये देखना है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कुछ मेजर घटनाएँ तो नहीं घट गई? क्या किसी फंड हाउस में कुछ बड़े चेंजेस तो नहीं हो गए इस दौरान? तो 6 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। 1 साल में आप उसे अच्छी तरह से जाँचिए, परखिए, देखिए कहाँ पर उतार-चढ़ाव, क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो आप अपने सिप की राशियों को या एसटीपी की राशियों को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। बट मेरा फिर भी ये राय रहेगी कि आप 1 साल में कभी भी किसी स्कीम को रिडीम मत करिए। इक्विटी में अगर आपने निवेश किया है, तो कम से कम 3 साल का समय दीजिए किसी भी स्कीम को। और 3 साल की अवधि में भी अगर आपको लगता है कि कोई स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बेंचमार्क से कम परफॉर्म कर रही है और पीयर ग्रुप से भी कम परफॉर्म कर रही है, तब हाँ, आपको स्कीम को बदलने की आवश्यकता है। उसके पहले बदलने के लिए आपके पास में कोई बहुत ही ठोस रीज़न या कोई ठोस कारण होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी रिव्यू की प्रक्रिया करेंगे और जब आपको एग्ज़िट लेना है, तो सबसे पहले आप एग्ज़िट लोड देखेंगे, आप टैक्सेशन का इम्पैक्ट देखेंगे और आप ये देखेंगे कि आपकी जो स्कीम है, वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है पीयर ग्रुप के अगेंस्ट में, बेंचमार्क के अगेंस्ट में और आपके ऑब्जेक्टिव्स पर क्या वो खरी उतर रही है या नहीं। और आपको लगता है कि नहीं, तब आप उस स्कीम से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में मैंने बताया है दीपाली जी, बट ओवरऑल प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की रहती है। ओके, चलिए, तो आपको तमाम बारीक बातें बताई गई हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें, होल्ड करें। एग्जिट की स्ट्रैटेजी भी आपको समझाई गई है, किस तरीके का रिडेम्पशन प्रोसेस होता है, कब करें। उन सब बातों पर आपको एक सलाह दी है मोहित ने, उनको ज़रूर फॉलो करें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जीशान पहले कॉलर झारखंड से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जीशान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मैंने तो पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। हेलो। उसमें जी, आपका पोर्टफोलियो है हमारे 22,000 पास। का एस, हाँ 22,000 का एसआईपी मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। मेरे को 35,000 रुपीज उसको बढ़ा के करना है। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लेना क्या सही होगा? 4-5 हजार रुपये मंथली एसआईपी का, और बाकी जो अमाउंट है मेरा 13,000 रुपये, वो और कहाँ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही लगाना सही रहेगा या फिर कोई एडिशनल लिया जाए? तो आपका एक सवाल ये है कि आपको 22,000 से बढ़ाकर एसआईपी 35,000 करनी है और जो एडिशनल 7,000 डालेंगे वो इन्हीं फंड्स में डालें या कोई किसी और फंड में डालें, करेक्ट? दूसरा 5 करोड़ का आपका लक्ष्य है 19 ईयर्स में, राइट? ठीक है, तो यही 2 सवाल हैं आपके जिशान जी। हाँ, फिलहाल तो यही है। एक्चुअली मेरा एक एलआईसी में भी पैसा जा रहा है, ईयरली 30,000 जाता है उस पर। इंडोमेंट प्लान है वो, और एनपीएस में करीब मेरा 5.5 लाख का कॉर्पस है अभी, ठीक है। ठीक है, वो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें पीपीएफ है, एलआईसी है, एलआईसी एंडोमेंट प्लान इन्होंने जैसे बताया, यूलिप इन्होंने लिया हुआ है 30,000 पर एनम
वहाँ ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। एनपीएस में 5.5 लाख का निवेश किया हुआ है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें मोहित, तो जैसे आपने सुना 22,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है, 35,000 करना चाहते हैं, 7,000 का और एलोकेशन करना है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 28 लाख रुपीज है। 19 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। कोटक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 5,000 ईच, एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप में 4,000 ईच है, आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, बंधन कोर इक्विटी में 2,000। बताइए सजेशंस इनके लिए। जी। सबसे पहले तो जिशान जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने काफी अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और अलग अलग चीजों को आपने सही अहमियत भी दी है। काफी अच्छा लगा मुझे देख के कि आपने एनपीएस में, पीपीएफ में अच्छे से एलोकेशंस कर रखे हैं और आपका पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। तो देखिए, जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, 28.5 लाख का करीब आपका अभी पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है 19 साल में 12% की रेट में अज्यूम करूं तो ये कभी 2 करोड़ 45 लाख के आसपास इसकी रकम हो जाएगी। अभी जो 22,000 की आपकी मंथली एसआईपी चल रही है, अगर उसी को आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके पास में कुछ 1 करोड़ 90 लाख के आसपास की रकम एडिशनल इकट्ठी हो जाएगी। और अगर आप इस एसआईपी में स्टेप अप करते हैं 10% का, मान लीजिए हर साल, हालांकि आप इसको अभी 35,000 पर ले जाना चाहते हैं, बट एक कंप्यूटेशन इस तरह से भी हमने की है कि अगर आप इसे स्टेप अप करते हैं तो यही रकम आपकी बढ़कर 3 करोड़ 70 लाख के आसपास चली जाएगी। आपका जो मंथली सिप है पीपीएफ में 7,000 रुपए का, उसको अगर हम देखें तो वो करीब 62 लाख के आसपास आपकी रकम इकट्ठी हो जाएगी। और जो दूसरा आपका कॉर्पस है एनपीएस का, वो आपका करीब बढ़कर 47 लाख के आसपास चला जाएगा। तो आपका जो टोटल गोल है जिशान जी, वो आप, अगर मैं स्टेप अप सिप को मान लूं तो करीब 7.5 करोड़ के आसपास आप पहुंच जाएंगे, तो बड़ी आसानी से आप उसे हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही सलाह है कि आपकी सिप की रकम जो 22,000 है उसे आप जल्द से जल्द जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए और उस पर भी आप थोड़ा स्टेप अप करते रहिए। तो अभी आपका लक्ष्य काफी दूर है, 19 साल है आपको, तो समय अवधि आपने काफी अच्छी चुनी है, तो आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। 5 करोड़ का लक्ष्य कोई मुश्किल बात नहीं है जिस तरह से आपने एलोकेशन कर रखा है। तो ये तो हो गया आपके पोर्टफोलियो और आपके लक्ष्य के बारे में। अभी अभी जो करंट आपका पोर्टफोलियो है वो मुझे काफी बैलेंस लगता है। काफी अच्छे से आपने उसके अंदर में सभी चीजों का मिश्रण कर रखा है। आपने लार्ज कैप फंड ले रखा है, ब्लू चिप, आपने फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप सब ले रखा है। क्योंकि आपकी अवधि काफी लंबी है, आप स्मॉल कैप फंड का चुनाव भी कर सकते हैं जिशान। आपने एसबीआई कॉन्ट्रा की बात की, काफी अच्छा फंड है, कॉन्ट्रा थीम पे चलता है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी है उस फंड का। तो डेफिनेटली आप कॉन्ट्रा थीम ले सकते हैं, बट थोड़ा सा थीमेटिक फंड है और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी साइकिल काफी लंबी हो सकती है। वो ऐसे सेक्टर्स में निवेश करता है जो अभी नहीं चल रहे बट आने वाले समय में शायद चलेंगे, राइट? तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस फंड के अच्छे रिटर्न्स को देखने के लिए। और अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो मेरी राय ये रहेगी कि एक अच्छा लार्ज कैप फंड और चुनिए और 1 या 2 अच्छे स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। आप बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं और एक अच्छा लार्ज कैप इंडेक्स जो कि प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ले लीजिए। तो ये 3 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में, जब भी आप अपनी एसआईपी की रकम बढ़ा रहे हैं, इन्हें शामिल करिए। आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा चल रहा है और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा इन स्कीम्स के साथ। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। मोहित गांग हमारे साथ बने हुए आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बातचीत करते हैं कुछ और कॉलर्स से। देवाशीष हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। अपना देवाशीष ओडिशा से इनफैक्ट हमारे साथ है। देवाशीष, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरा पोर्टफोलियो में भेजा हुआ है और मैं लास्ट मंथ ही मैं स्टार्ट किया हूँ ये। हाँ, लास्ट मंथ ही ये वाला मैं स्टार्ट किया हूँ। तो मेरा टारगेट है 22 साल का इन्वेस्टमेंट होगा और मैं और 1 साल बाद और 7,000 ऐड करना भी चाहता हूँ। तो ये सही रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा थोड़ा? ओके, तो आपने हाल ही में एसआईपी स्टार्ट की है, करेक्ट? हाँ, ये लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया हूँ मैं।
ओके, लास्ट मंथ ही आपने स्टार्ट किया, 8 करोड़ का टारगेट 22 इयर्स में लेके चल रहे हैं। क्विकली फंड्स में इनके बता दूं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफी है, 3 फंड्स रखे हैं, इन टोटल 14,000 रुपए ये सिर्फ स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं, बाकी 5,000 फ्लेक्सी कैप में, इमर्जिंग इक्विटी में 4,000 और मिड कैप में 4,000। आपने सुना इनका सवाल, मोहित बताइए क्या सजेशंस? जी सो देवाशीष जी, देखिए अगर मैं देखूं कि 22 साल का आपकी समय अवधि है, 30,000 की कुछ एसआईपी चल रही है, 12% की रेट से अगर मैं देखूं तो करीब 3,88,00,000 के आसपास का आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो यहाँ पर आपकी कुछ शॉर्टफॉल रह जाएगी। आपका जो लक्ष्य है वो 8 करोड़ का है, तो काफी बड़ा लक्ष्य है। उसे हासिल करना है तो आपको करीब 62,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर वो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी बड़ी रकम लगती है तो आप स्टेप अप करिए, 10% का स्टेप अप करेंगे आप करंट रकम से, तब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देखिए, जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, जैसा दीपाली जी ने भी बोला, थोड़ा सा स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो लग रहा है मुझे। आपकी समय अवधि जरूर काफी लंबी है, आपके पास में 22 साल है, बट आप कभी भी किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो के लिए लार्ज कैप को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है एक अच्छा मिश्रण बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी अच्छे और हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता है लार्ज कैप और थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। आपके पास में अभी 3-4 स्मॉल कैप फंड है, आप इतने ज्यादा स्मॉल कैप फंड की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो उसे एक में या दो में कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। बहुत अननेसेसरी अगर आप 4-5 अलग अलग तरह के स्मॉल कैप फंड लेंगे तो उससे भी ज्यादा फायदा नहीं होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड, यहां पर आप चाहें तो प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, इन दोनों में से कोई एक इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। एक और अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लार्ज कैप हैवी है और अगेन ब्लू चिप्स पे ज्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर आप इस तरह के 2 या 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए जब भी आप एसआईपी की रकम को बढ़ाएंगे। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है आपका स्मॉल और मिड कैप पे जो ज्यादा हो गया, उसे थोड़ा सा हल्का करिए। अदरवाइज स्कीम्स में कहीं कोई खराबी नहीं है। आप चाहें तो स्मॉल कैप को कंसोलिडेट करने के लिए निपॉन स्मॉल कैप में कंसोलिडेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और चाहें तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं अपनी 2-3 स्मॉल कैप स्कीम्स को। स्कीम्स में कोई खराबी नहीं है। ओके, अंकुश से बातचीत करते हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से कनेक्टेड है अंकुश जी। गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अभी एक ही पराग परिक फ्लेक्सी कैप का फंड Good है, evening. तो उसमें मंथली 1,500 का ऐसा और 1 लाख तक का अमाउंट है उसपे। और जो स्मॉल कैप मुझे लेने का है 2 फंड, तो 1 करोड़ का टारगेट है 20 साल तक का टाइम है मेरे पास। तो स्मॉल कैप 2 फंड लेने का है, तो मैं ये फंड Okay. को से ले। ओके, तो फिलहाल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, लेकिन स्मॉल कैप ऐड करना चाहते हैं। 1500 की ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, 1500 और डालना चाहते हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य है इनका, कितने साल में पूरा होगा, बताइए मोहित। जी देखिए, अगर आपको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है अंकुश, तो आपको अपनी एसआईपी की रकम को 3,000 पर लेकर जाना होगा। फिलहाल की 1,500 की रकम है और 30 साल के अंदर 12% की अगर मैं रेट अज्यूम करूं तो आप 1 करोड़ का लक्ष्य साध लेंगे। फिलहाल आपकी 1,500 रुपए की जो एसआईपी चल रही है, तो उसे आपको बढ़ाना होगा। ये आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम पड़ जाएगी, पर मुझे लगता है कि आप समय अवधि आपकी काफी लंबी है, तो आप आराम से एसआईपी को धीरे धीरे कर कर बढ़ा भी पाएंगे। जहां तक स्कीम की कैटेगरी का सवाल है, आपको अगर सजेशन चाहिए तो स्मॉल कैप स्कीम आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, बिकॉज समय अवधि आपके पास काफी है। स्मॉल कैप स्कीम में 2 सजेशंस रहेंगे मेरे, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड या फिर बंधन स्मॉल कैप। इन दोनों में से आप किसी भी एक स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लंबे अवधि के हिसाब से काफी अच्छी फंड है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसे आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आप 30 साल आपको लगेंगे 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए, 3,000 के साथ। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज या बंधन स्मॉल कैप आप पिक कर सकते हैं। अजय से बात करते हैं। अजय लोहिया जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए सवाल। इनफैक्ट माफ कीजिए, हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 51 साल इनकी उम्र है मोहित। 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 9 ईयर्स के लिए।
किस फंड में करें, कितना करें, और रिटायरमेंट के लिए बेसिकली इस पैसे को लगाना चाहते हैं ताकि बाद में इनकी मंथली इनकम जनरेट होती रहे। तो कैसे अपने पोस्ट रिटायरमेंट इनकम को प्लान करें इस 50 लाख के साथ, बताइए। जी, अजय जी शायद जोधपुर से आते हैं, मैं भी वहीं से हूँ। तो अजय जी देखिए, रिटायरमेंट के लिए आप अभी से प्लान कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पर अभी आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 9 साल का ही समय रह गया और मुझे ये नहीं पता है कि आपके करंट एसेट्स या करंट पोजीशन क्या है। तो फिलहाल के लिए जितनी सीमित इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं उसी के आधार पर आपको एक पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगा। तो देखिए, 9 साल आपको चलाना है और फिर इसी रकम से आपको आगे के अपने 20-25 साल भी निकालने होंगे। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा आपके और एसेट्स क्या हैं। राइट, तो यहाँ पर आप 9 साल का लक्ष्य आपके पास में अच्छा है, आप इसे थोड़ा सा अग्रेसिव स्वरूप दे सकते हैं। तो यहाँ अगर मुझे इक्विटी में आपको सलाह देनी है तो मेरी राय ये रहेगी कि आप एक बड़ा पोर्शन इस रकम का लार्ज और फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर में निवेश कर दीजिए। राइट, उसे आप एकदम से लमसम मत डालिए अभी। फिलहाल आप 6 महीने से 12 महीने, 6 महीने का एसटीपी करिए, जो कि मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में भी समझाया कि एसटीपी आप कैसे कर सकते हैं। आप 6 महीने का एसटीपी कर कर 2 फंड, प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, ये 2 फंड थोड़े से लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड है। इनमें आप अपना 50 to 60% कॉर्पस यहाँ पर डाइवर्ट कर दीजिए। इसके साथ में आप थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड का चुनाव करिए अपने पोर्टफोलियो में। एक आप प्रू आईसीआईसीआई बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टाइल का फंड है, इक्विटी और डेट का मिक्सचर है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मॉडरेट करेगा। छोटा छोटा अमाउंट आप ईडलवाइज मिड कैप और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड में लगाइए। ये अगेन बिकॉज आपके पास 9 साल का 10 साल का समय अवधि है अभी, ये थोड़े से अग्रेसिव वाले फंड हो गए, एक्टिव एलोकेशंस अग्रेसिव मिड और स्मॉल कैप क्षेत्र में, जो कि थोड़ा हाई ग्रोथ आपको दे सकते हैं। तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को इनसे काफी अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ रकम सेफ रखनी है बिल्कुल, तब आपको सेपरेटली थोड़ा सा पोर्शन काट कर बैलेंस्ड फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, और अगर ज्यादा सेफ रखना है तो फिर आपको डेट स्कीम्स का चुनाव भी करना पड़ेगा। बट जैसा मैंने कहा कि मुझे आपका ओवरऑल एलोकेशन या ओवरऑल एसेट पोजीशन नहीं पता है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक इक्विटी पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है। जब आप रिटायरमेंट के पास पहुंचने लगे, उससे 1 या 2 साल पहले इसका अवलोकन करिए। अगर आपको लगता है कि आप काफी अच्छी ग्रोथ देख ली है, तब इस पोर्टफोलियो को सेव करना शुरू कर दीजिए। एकदम से 60 साल पर आकर इसे मत बदलिए। उसके 1 या 2 साल पहले ही वो कदम उठा लीजिए कि आप धीरे धीरे कर कर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की तरफ या फिर बैलेंस्ड फंड्स की तरफ या फिर कंप्लीट डेट की तरफ मोड़ लीजिए। और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद में आप वहां पर एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेट कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो आपको रकम की आवश्यकता है हर मंथली खर्चे के लिए, क्वार्टरली खर्चे के लिए, आप उस पोर्टफोलियो से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आप किसी अच्छे सलाहकार से समझ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये रिकमेंडेशंस काफी ठीक रहेंगी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें रिटायरमेंट इनकम के लिए, कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाना है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। चलिए, शुक्रिया मोहित, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते अपनी स्क्रीन पर आप मोहित के आपने फंड्स भी देखे जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टॉप 4 फंड्स मोहित की तरफ से आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनको नोट कर सकते हैं नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।